everyone. Today we'll discuss the solutions of animal diversity June 2022 का paper. So let us begin with the first question. The first one are the definition, that is coelom. Coelom बेटा क्या होता है? जो हमारी ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ठीक है. सो द बॉडी कैविटी इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मतलब कि जिनकी बॉडी 3 जर्म लेयर्स से बनी होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्सोडर्म. उनमें से वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी हो विच इज लाइंड बाय मीजोडर्मली डिराइव्ड एपिथेलियम. तो आपको ये याद रखना है कि ट्रू बॉडी कैविटी है और वो जो बॉडी कैविटी है वो किससे डिराइव्ड है या किससे लाइंड है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम mesodermal tissue. The coelom that is formed by evagination of cells of the gut wall is termed as enterocoelom. अब बेटा जो सीलोम होती है ना वो दो तरीके से बनती है, ठीक है. अगर गट वॉल की इवेजिनेशन से बन रही है तो हम उसको बोलेंगे एंटेरोसीलोम. अगर द सीलोम इज फॉर्म बाय द इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लिट, अगर मीजोडर्म में कोई स्प्लिट आया है और वो इनलार्ज हो रहा है और उसकी वजह से बॉडी कैविटी बन रही है, दैट इज शाइजोसीलोम. सो बेसिकली सीलोम है ट्रू बॉडी कैविटी. इट इज फॉर्म बाय टू प्रोसेसेस. द फर्स्ट वन इज enterocoelom and the other one is schizosylum. Next है amnion, the innermost extra embryonic membrane that forms a fluid filled sac around the embryo in amniotes. तो बेसिकली जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है ना, 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है, उसमें से जो इनरमोस्ट मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? एमनियन. द लिक्विड इनक्लोज्ड बाय द एमनियन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड. इस मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड आ रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड. इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो. अब यहाँ पे बेटा बीच में एम्ब्रियो है तो ये जो फ्लूइड है वो एम्ब्रियो को प्रिवेंट कर रहा है डिहाइड्रेशन से, किसी भी शॉक या इंजरी से. ये फ्लूइड जो है it will absorb shock and will act as a shock absorber. The group name amniota is given to all those terrestrial tetrapods जिनमें ये extra embryonic membrane जो है वो present होती है. Another term is heterocercal tail या heterocercal tail. This type of tail is found in cartilaginous fishes. Cartilaginous fishes like sharks और rays में ये tails हमें दिखती हैं, in which the lobes of the fins are asymmetrical. अगर आप यहाँ पे देखो ये जो lobes हैं ये asymmetrical है. The one of them is the longer one and the other one is the shorter one. दैट इज कॉज बाय लेंथनिंग ऑफ सम ऑफ द फिन रेज. जिसकी ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ फिन रेज जो है वो एक साइड पे लेंथन अप हो रहे हैं, मतलब कि बड़े हो रहे हैं. नेक्स्ट टर्म पॉलीफाइलेटिक. पॉलीफाइलेटिक बेटा उनको बोलते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन इंसेस्टरल सोर्स. अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं और वो एक से ज़्यादा इंसेस्टरल लाइनेजेस से हमें लग रहा है, जब हम एवोल्यूशन या क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं और उस टाइम पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है विच सीम्स टू बिलोंग टू मे बी वन और मोर टू और मोर एंसेस्टर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीफाइलेटिक. मतलब वो ग्रुप हो जाएगा या वो ऑर्गेनिज्म पॉलीफाइलेटिक कि हाँ ये इस ग्रुप में भी आ सकता है और ये उस ग्रुप में भी आ सकता है क्योंकि ये दोनों के साथ कुछ सिमिलैरिटी रख रहे हैं, ठीक है. द नेक्स्ट टर्म डायस्टीमा, अ गैप विच इज अ टूथलेस रीजन बिटवीन द कैनाइन एंड प्रीमोलर टीथ इन सम मैमल्स. जैसे कि रैबिट शीप्स वगैरह के बीच में टूथलेस रीजन मतलब कि वहाँ पे टूथ नहीं है. बिटवीन द कैनाइन एंड प्रीमोलर, कौन से टीथ के बीच में? कैनाइन्स के बीच में और प्रीमोलर. जो 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है. तो उसमें कैनाइन्स और प्रीमोलर्स के बीच में कुछ गैप जो कि टूथलेस है. इन रैबिट्स एंड शीप कैनाइन्स आर एब्सेंट ड्यू टू विच अ वाइड गैप कॉल्ड डायस्टीमा इज प्रेजेंट. अब रैबिट्स वगैरह में कैनाइन्स जो होते हैं ना वो एक क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि मेनली ज़्यादातर इट इज़ अ टिपिकल फीचर ऑफ कार्निवोर्स, ठीक है. तो जो हर्बीवोर्स है लाइक रैबिट्स एंड शीप, इनमें कैनाइन्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ पे वाइड गैप प्रेजेंट होता है बिटवीन द इंसीजर्स एंड प्रीमोलर्स. तो ये इंसीजर्स और प्रीमोलर्स के बीच में गैप आ गया, इस गैप को हम बोलेंगे डायस्टीमा. द नेक्स्ट इज दिस इज मैच द फॉलोइंग. तो जो टॉर्नेरिया होता है बेटा ये लार्वा होता है, इट बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेटा. एरिस्टोटल्स लैंटन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोइडिया. पॉलीप्लाकोफोरा का एग्जांपल है काइटोन. काइटोन्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं पॉलीप्लाकोफोरा ग्रुप से. एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है शार्क का. और फाइलोप्ल्यूम मतलब उनके जो फेदर्स की जो लेयर होती है ना बर्ड्स की, उन्हें बोलते हैं. तो बेसिकली इट बिलोंग्स टू द बर्ड्स. The next question, write short note on any of the two. So the first one is तीन हमें दिए हुए ऑप्शन, हम फर्स्ट वन को डिस्कस करेंगे. दैट इज ट्राइलोबिटोमॉर्फा. ट्राइलोबिटोमॉर्फा जो है वो एक सब फाइलम है दैट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा. इट इंक्लूड्स, अब क्योंकि ट्राइलोबिटो तो मतलब इनके अंदर सारे ट्राइलोबाइट्स आ रहे हैं, और ट्राइलोबाइट्स का मतलब क्या है? इनकी बॉडी बेसिकली बनी हुई है या डिवाइडेड है या इनकी बॉडी में प्रेजेंट है 3 लोब्स, ठीक है. ऑल द स्पीशीज ऑफ दिस सब फाइलम आर एक्सटिंक्ट, मतलब ये प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इनके फॉसिल ट्रेसेस ही प्रेजेंट हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं. Indicate that they were all marine forms belonging to Paleozoic era. They are all the most primitive type of arthropods. तो body is divided into 3 lobes by the means of 2 furrows. तो इनकी जो bodies होती है ना वैसे 2 फरो होते हैं, जिसकी वजह से body 3 lobes में divided होती है longitudinally. उसके अलावा distinct head, thorax and abdomen are present. body के जो 3 main regions है, head, thorax, abdomen, वो present है. appendages, biramous appendages हैं. It appears that trilobites had a variety of
हैबिट्स. दे इंक्लूडेड वैरायटी ऑफ हैबिट्स में बुरोइंग, मतलब कि ये बुरो करके रहते थे. एपीबेंथिक अपर रीजन में क्रॉलिंग, प्लैंकटोनिंग, मतलब प्लैंकटोन जो बिल्कुल स्विमिंग फॉर्म्स होती हैं वहाँ पे भी ये प्रेजेंट थे. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइलोबिटोमॉर्फा. तो ये फाइलम है आर्थ्रोपोडा का, which has a characteristic feature of having 3 lobes by 2 furrows longitudinally. ये सारे बिलोंग करते थे पेलियोजोइक एरा से, बट अब ये एक्सटिंक्ट है. ओनली द फॉसिल एविडेंसेस आर present. Next is parental canine amphibians. I suggest that this is one of the very important question which you may see in you may find each and every exam, either in 5 markers or in 10 markers. So I have made a detailed video on it. I'll put the link in the description and you may check that. The next one, integumentary glands of mammals. तो ये हमारा थर्ड शॉर्ट नोट है, बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, प्लीज़ ये मत करो कि 3 में से अच्छा 2 ही कर लेते, बिकॉज सेम पेपर नहीं आने वाला. ओके. इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स. 4 टाइप ऑफ ग्लैंड्स दैट अकर इन मैमेलियर्स एंड स्किन आर स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड जिनको हम कॉमनली ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं, मैमरी ग्लैंड्स एंड सेंट ग्लैंड्स. अगर हम बात करते हैं स्वेट ग्लैंड्स की, आर प्रेजेंट ओवर मच ऑफ द मैमेलियन बॉडी सर्फेस एंड आर ऑफ 2 टाइप्स. एस्रीन स्वेट ग्लैंड्स विच secrete a watery fluid that keep it heat regulation by cooling the body. दूसरा एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स विच सीक्रेट अ फ्लूइड दैट इज नॉट इवॉल्व इन हीट रेगुलेशन बट इज इवॉल्व इन रिप्रोडक्टिव साइकिल. तो जो ह्यूमंस में होता है वो इसरीन स्वेट होता है, हमारी बॉडी से वाटरी फ्लूइड निकलता है और किस गर्मी के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी के टेम्परेचर हीट रेगुलेशन को मॉनिटर करने के लिए. दूसरा होता है एपोक्रीन स्वेट ग्लैंड, जैसे हम बोलते हैं कई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फेरोमोन्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं कुछ मैमल्स, जिसकी वजह से उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल व्हेन दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इट विल रिलीज दोज secretions. Sweat glands occur in most mammals but are absent in moles, sloths, scaly anteaters, elephants, and several marine animals. Moving on to the next one, sebaceous glands are normally associated with hair follicles through, although some are free and open directly onto the body surface. अगर आप भी देखो कि आपकी बॉडी में जो ऑयलीनेस हो, जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वैसे वो थ्रू आउट द बॉडी ही प्रेजेंट होते हैं. कई लोग बोलते हैं ना, हम लोग कभी कभी बोलते हैं यार मेरी स्किन बहुत ऑयली है, कुछ बोलते हैं मेरी स्किन ड्राई है. तो ऑयली ग्लैंड्स तो प्रेजेंट हैं, बट ये ज़्यादातर हमारे हेयरी पार्ट, अगर आप नोटिस करो स्कैल्प रीजन में, if you don't wash your head for 3 days or a week or 10 days, maybe depend to person, then you will find कि हाँ आपके जो बाल है वो बहुत ऑयली हो रहे हैं, बिकॉज जो ऑयल ग्लैंड्स है उनसे कंटिन्यूसली ऑयल रिलीज हो रहा है. द सिक्रीशंस ऑफ सेबेशियस ग्लैंड हेल्प द स्किन एंड हेयर प्लेएबल एंड ग्लॉसी. अब ये इसका फंक्शन क्या है एक्चुअली? सेबेशियस ग्लैंड जो है वो एक गुड फंक्शन, जब हमारी बॉडी पे एक ऑयल की लेयर सिक्रीट होगी, ये हमें ड्राई अप नहीं होने देगी, डेसिकेट नहीं होने देगी स्किन को. प्लस अगर बॉडी के ऊपर एक ऑयली लेयर कवर्ड रहेगी तो उसकी वजह से जो पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंजाई जैसी चीज़ें वो इजीली पेनिट्रेट नहीं करेंगे और हमारी स्किन के साथ अधेयर नहीं करेंगे. ठीक है, तो एक तो स्किन को ग्लॉसी बनाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है. मोस्ट मैमल्स हैव सेबेशियस ग्लैंड व्हिच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर बॉडी, बट इन ह्यूमन दे आर मोर न्यूमरस इन स्कैल्प एंड फेस. एंड एक चीज़ याद रखना, मोस्ट मैमल हैव दैट, ऑल द मैमल्स डू नॉट हैव ऑयल ग्लैंड्स. ठीक है, लाइकवाइज स्वेट ग्लैंड्स में काफ़ी सारे मैमल्स में होते हैं बट हर एक में नहीं होते, तो डोंट राइट ऑल मैमल्स. नेक्स्ट, मैमरी ग्लैंड्स. मैमरी ग्लैंड्स के लिए आप लिख सकते हो ऑल मैमल्स, क्योंकि मैमल्स बेटा वर्ड ही मैमरी ग्लैंड की वजह से आया था. द ऑर्गेनिजम्स व्हिच पोजेस मैमल ग्लैंड्स आर नोन एज mammary glands are known as mammals. Mammary glands are modified as sweat glands. Sweat glands, they are usually well developed and secretory in the female mammals. Mammary glands are also present in males where they are however rudimentary. Rudimentary है मतलब कि functionless है. Rudimentary का मतलब क्या होता है? Functionless. They do not perform any function. Mammary gland का function क्या है? Mammary gland का function है milk produce करना, milk secrete करना. तो males के अंदर अगर mammary glands है भी but वो functional नहीं है. In most mammals the milk is secreted from the mammary glands via nipples, but monotreme lack nipples, and female mothers simply secrete milk into the fur of their belly या stomach area, where it is lapped by the young ones, जहाँ पे young ones उसको consume कर लेते. और monotremes के हमारे पास example हैं Echidna and Platypus. इन दोनों के बारे में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली जो मैमल्स होते हैं ना वो वीवी पैरस होते हैं, मतलब दे यूजुअली गिव बर्थ टू द यंग वंस, बट दीज टू मैमल्स ले एग्स. ये जो है वो एग लेइंग मैमल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड 2 चीज़ें हो गई मोनोट्रीम से रिलेटेड, कि एक तो इनके जो मैमरी ग्लैंड्स है, जो मिल्क सेक्रेशन हो रहा है वो डायरेक्टली बॉडी फार के अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, जिस वहीं से यंग वन उसको जो है ट्रैप करते हैं, लैप करते हैं, कंज्यूम करते हैं. प्लस वन मोर इन्फॉर्मेशन कि दे आर एग लेइंग मैमल्स. द नेक्स्ट, सेंट ग्लैंड्स और मस्क ग्लैंड्स. मस्क ग्लैंड्स अगर आप लोगों ने सुना हो कस्तूरी मृग,
ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने हिंदी लिटरेचर या रिलीजियस बुक्स करते वक्त कभी पढ़ा होगा कस्तूरी मृग, कि एक डियर की स्टोरी होती है कि उसको अपनी बेली में से स्मेल आ रही होती है और वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है कि ये खुशबू मुझे कहाँ से आ रही है। ठीक है, सो वो मस्क, उसको मस्क डियर भी बोलते हैं, एंड मस्क बिकॉज ऑफ दिस मस्क ग्लैंड ओनली। सो इट अकर नियरली इन ऑल मैमल्स एंड secrete pheromones which are chemicals। तो बेसिकली बॉडी से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, फेरोमोन्स मतलब कि सेंट, एक परफ्यूम स्मेल टाइप रिलीज हो रही है। द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ scent gland vary in different mammal species. The scent gland in several mammals may be located around their face, their feet, their anus. Pheromones are useful to the animals as a mean of chemical communication between the sexes of a species or a member of group within the species। तो ये जो सेंट रिलीज होता है ना, ये एनिमल्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ह्यूमंस में फेरोमोन्स या ये जो सेंट ग्लैंड्स है, मस्क ग्लैंड्स है, ये यूजुअली प्रेजेंट नहीं होते, तो हमें एक दूसरे की खुशबू से ऐसा कुछ नहीं पता चलता, इसलिए वी ऑफन यूज द सेंट्स, परफ्यूम्स और आर्टिफिशियल थिंग्स फॉर सच पर्पसेस। बट एनिमल्स में कम्युनिकेशन का एक मेन तरीका उनके सेंट, उनके जो स्मेल है वो भी होता है, विच इज सिक्रीटेड बाय देयर सेंट ग्लैंड्स। फेरोमोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन स्पीशीज एंड सेक्स रिकॉग्निशन, अट्रैक्टिंग मेल्स एंड फीमेल्स टू मीट एंड मेट। फेरोमोन्स हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को लोकेट करने के लिए अपना रिप्रोडक्टिव पार्टनर, अपना मेट ढूंढने के लिए। ठीक है, जैसे एक मान लो एक फॉरेस्ट है या कोई जगह है जहाँ पे टाइगर्स वगैरह रह रहे हैं, तो वो मेल फीमेल को ढूंढेगा या ट्रेस करेगा कि वो किस पापे, या फीमेल मेल को ढूंढेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेरोमोन्स। द फेरोमोन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिफेंस एंड फॉर exerting टेरिटोरियल डोमिनेंस, और ये एनिमल्स को अपनी टेरिटरी मार्क करने में भी हेल्प करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टॉर्जन इन गैस्ट्रोपॉड्स। जैसे मैंने पेरेंटल केयर के बारे में बोला था कि वो भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू विल फाइंड इन एवरी पेपर। अभी तक तो ऑलमोस्ट हर पेपर में आ रहा है, बट यू नेवर नो विल इट कम इन द नेक्स्ट वन और नॉट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, दैट इज लासटिलिया एंड ओफिडिया। सो बेसिकली स्नेक्स एंड जो एम्फिबियंस होते हैं, स्नेक्स और लिजर्ड्स में भी कुछ कुछ एम्फिबियन में भी स्नेक्स और लिजर्ड्स आते हैं, विच आर प्लेस्ड इन ऑर्डर स्क्वोमाटा। ऑर्डर स्क्वोमाटा इज सब डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर्स, सर्पेंटस जिसको हम बोलते हैं ओफोडियो, जिसमें आते हैं सारे स्नेक्स, तो ओफिडिया बेसिकली क्या है, सारे स्नेक्स, एंड लास्टिलिया लेसटिलिया विच इंक्लूड्स लिजर्ड्स। ठीक है, स्क्वेमेट्स आर मॉडिफाइड डाइकास्पिड स्कल, इनका जो स्कल होता है वो डायप्सिड होता है। जॉ ऑफ ऑल स्नेक्स एंड सेवरल लिजर्ड्स आर हाईली फ्लेक्सिबल, इनके जॉज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, दे कैन ओपन वाइड। सच टाइप ऑफ स्कल्स आर रेफर टू एज काइनेटिक स्कल्स। अगर हम बात करें serpentis की, मतलब कि स्नेक्स की, दे कंसिस्ट ऑफ स्नेक्स विच आर इंटायरली लिम्बलेस, लिम्बलेस है, स्नेक्स के हैंड या फीट नहीं होते, करेक्टराइज बाय इलोंगेट बॉडीज, हाईली काइनेटिक स्कल, ये अपना जॉ बहुत ज़्यादा वाइड ओपन कर सकते हैं, विच एनेबल देम टू swallow होल प्रे, जिसकी वजह से अपने पूरे प्रे, अपने पूरे शिकार को इनगल्फ कर जाते हैं। दैट मे बी मच लार्जर देन देयर ओन बॉडी डायमीटर। मोस्ट स्नेक्स रिलाई ऑन केमिकल सेंस, स्पेशली जैकॉब्सन ऑर्गन, टू हंट प्रे रादर देन ऑन वीकली डेवलप विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेस। इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं जैकॉब्सन्स ऑर्गन, जो इनके एक सेंस ऑर्गन की तरह, तो वहाँ से इनके जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से ये बहुत ईजिली अपने प्रे को डिटेक्ट कर लेते हैं। ऑल्दो इनके पास विजुअल और ऑडिटरी, मतलब कि साउंड के और विजन के सेंसेस हैं, बट वो इतने पावरफुल नहीं है जितने इनके केमिकल सेंसेस हैं। मेनी स्नेक्स आर वेनोमस, मतलब कि पॉइजनस होते हैं, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश एक्सटर्नली फ्रॉम द नॉन वेनोमस स्नेक्स। ये हमने एक देयर वाज सच क्वेश्चन इन एनी पेपर एज वेल कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे इनका हेड शेप, इनकी बॉडी के स्केल्स, इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, टेल की शेप होती है, वो हमें हेल्प करती है डिफरेंशिएट करने में दैट वेदर अ स्नेक इज पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ओफीडिया की, तो ओफीडिया मतलब द स्नेक्स विच आर इंक्लूडेड इन एम्फिबियंस। ये जो है इनकी लॉन्गेटेड बॉडी है, लिम्बलेस है, हाईली काइनेटिक स्कल है, उसके अलावा इनके पास जैकोब्सन्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब बात करते हैं लेसटिलिया की, विच कंसिस्ट ऑफ लिजर्ड्स इंक्लूडिंग द एम्फिबियंस। दे आर अ डाइवर्स एंड सक्सेसफुल ग्रुप। लिजर्ड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्नेक्स बाय हैविंग टिपिकली 2 पेयर्स ऑफ लेग्स। ऑब्वियसली वो लिम्बलेस है, लेकिन लिजर्ड्स आपने देखा हुआ है कि दे आर नॉट लेगलेस। However, some species of lizards are legless. United lower jaw halves, इनके जो lower jaws होते हैं वो comparatively united होते हैं, वो snakes की तरह उतना wide open नहीं हो सकते. Movable eyelids, external ears and absence of fangs, इनके पास fangs present नहीं है, whereas snakes में fangs होते हैं. The worm lizards are a small group of legless burrowing lizard with both eyes and ears hidden beneath the skin. अब यहाँ पे एक example दिया हुआ है कि कुछ lizards ऐसी भी होती हैं जो legless हैं but वो burrowing होती हैं. ठीक है, तो अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें, जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र में आ रहा है वो एक तो लिम्स को लेके, इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, प्लस इनके लोअर जॉ जो है वो यूनाइटेड है, मतलब कि जॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हाईली काइनेटिक स्कल, मतलब दे कैन मूव देयर जॉ वेरी वाइड ओपन. ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बायरेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री.
Biradial symmetries, this type of symmetry is a combination of radial and bilateral symmetry. तो ये combination नाम ही पता चल रहा है, bi मतलब bilateral और radial से radial symmetry. The body components are arranged with similar patterns on either side of the central axis and each of the four sides of the body is identical to the opposite side. इसमें basically क्या होता है, radial symmetry में बेटा हम along the radius, along the diameter उसको ऐसे या ऐसे कट कर सकते हैं, और अगर मैंने organism को ऐसे भी कट करा तब भी उसके दो हाफ्स इक्वल हैं, अगर मैंने ऑर्गेनिज्म को ऐसे कट करा तब भी उसके दो हाफ इक्वल है. तो बायलेटरल तो आ ही रहा है, और रेडियल मतलब हम अलॉन्ग दिस रेडियस कैसे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. सो द बॉडी कंपोनेंट्स अरेंज विद सिमिलर पैटर्न्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस के दोनों तरफ पे सेम टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गन रखेंगे. ईच ऑफ द फोर साइड्स ऑफ द बॉडी इज आइडेंटिकल टू द ऑपोजिट साइड बट डिफरेंट फ्रॉम द एडजेसेंट से डिफरेंट होगी लेकिन ऑपोजिट वाले के सेम होगी. दिस इज सीन इन टीनोफोर्स, comb jellies, as they have globular structure with and they also have tentacles. बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की, विच इज़ वेरी कॉमन, ह्यूमंस में भी नजर आती है. ऑर्गेनिज्म को हमने अगर सिर्फ एक ही पार्ट में कट करा सो दैट द लेफ्ट हाफ इज सिमिलर टू द राइट हाफ, दैट इज नोन एज bilateral symmetry. Arrangement of body parts such that a single plane passes between the upper and lower body surface through the longitudinal axis, dividing the animal body into left and right mirror images. Bilateral symmetry के बहुत सारे advantages हैं. Bilateral symmetry generally moves in one direction and the end encounters the environment, shows cephalization. एक end जो है वहाँ पे हमें cephalization देखने के लिए मिलेगी. ये characteristic feature है bilaterally symmetrical organism का. Cephalization मतलब कि head and brain development, which is the development of head that occurs at the interior, मतलब कि front end. The end encounters the environment first and develops the sensory, nervous and feeding organ. जो end पहले की तरफ है, जो आगे की तरफ है, वहाँ पे cephalization हो रही है, प्लस वहाँ पे sensory, nervous और feeding organs जो है वो develop हो रही है. The other end of the body, जो posterior end है, जो दूसरा end है, उसको हम back side बोल सकते हैं, dorsal surface बोल सकते हैं, या फिर belly side भी बोल सकते हैं, मतलब सॉरी उसको हम बैक posterior end, जो दूसरा end है उसे बोलेंगे posterior end. उसके अलावा जो upper side है उसको बोलेंगे dorsal surface, जो lower side है, जो belly वाली side है, उसको बोलेंगे ventral surface. तो bilateral symmetry में आपको दो चीज़ें याद, एक तो याद रहेगी कि लेफ्ट एंड राइट जो होते हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. द बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल ऑलवेज शो सेफलाइजेशन. दे हैव डेवलप्ड सेंसरी, नर्वस एंड फीडिंग सिस्टम. So in this part we'll discuss only till here. In the next part we'll continue with the other half of the paper. So I will put the link in the description of the other part as well. Keep studying. All the best and thank you for watching.